गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नमस्कार। मेरा नाम सनत कुमार है और मैं मधेपुरा ज़िला के सुखासन गांव का निवासी हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में राजकीय बुनियादी स्कूल में हुई क्लास 3 तक। उसके बाद मेरी शिक्षा बेगूसराय में हुई क्लास 4 और क्लास 5 की। क्लास 5 में मैंने सैनिक स्कूल तिलैया का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा था, तो उसकी मैंने तैयारी भी की थी। तो उसमें मैं सैनिक स्कूल तिलैया में मैं कम्पीट कर गया और मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल तिलैया में हो गया। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक मेरी शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया में ही हुई। क्लास 12 में मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का फॉर्म भरा था, जिससे जहाँ से कि आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, पर उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एनडीए एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है क्लास 12 के बाद, उसमें मैं रिटन में तो पास हो गया था, पर इंटरव्यू में जो कि 5 डेज़ का लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं बहुत ही डिसहार्टेंड हो गया, क्योंकि एनडीए है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, हर सैनिक स्कूल बच्चे का एक ड्रीम होता है। और इसलिए मैं उसके बाद मैं अपने आप को संभाला और फिर 1 साल के लिए कोटा चला गया। वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की और आईआईटी में भी मेरा रैंक आया, पर उतना अच्छा रैंक नहीं आया आईआईटी में। इसलिए मुझे जो ब्रांच चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। पर एनआईटी में एआईट्रिपल में जो कि जिसको अभी जेई मेंस कहते हैं, उसमें अच्छा रैंक आया और मुझे एनआईटी जमशेदपुर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला। तो फिर फाइनल ईयर में, कॉलेज के फाइनल ईयर में, एल&टी एक कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कैंपस सिलेक्शन के लिए आया। और उसमें हम लोग के ब्रांच से लगभग 10-12 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था कैंपस में, तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं कंपनी में ही लगभग 1.5 साल जॉब किया कॉलेज के बाद। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब यहाँ जॉब करने से जो मेरा एक उद्देश्य है पब्लिक सर्विस, वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा और मैं पब्लिक सर्विस नहीं दे पाऊँगा यहाँ रह करके, और तैयारी करने का भी वहाँ बहुत कम टाइम मिलता था, तो इसलिए मुझे उस जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सीजीएल का तैयारी करूँगा और मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथ्स थोड़ा ठीक था। तो मुझे लगा कि ये मैं 1 साल में तैयारी करके क्वालिफाई कर लूँगा, फिर जॉब के साथ साथ उसमें काफ़ी टाइम भी मिल जाती है सेल्फ स्टडी करने का। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। पर लगभग 1.5 साल हो गया, पर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसे ही 2 साल 3 साल निकल जाएगा, फिर यूपीएससी कब करेंगे, फिर एज निकल जाएगा, फिर उसमें भी तो टाइम लगेगा, 3-4 साल, 2 साल 3 साल कम से कम। तो इसलिए मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी तो लगभग हो ही गया था। फिर उसका एग्ज़ाम का वेट नहीं किया और मैं दिल्ली चला गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी करने के लिए। फिर 2019 से 20 मैंने 1 साल की कोचिंग भी ली। फिर 2020 में ही जून में बीपीएससी 66 का फॉर्म आया था, तो उसका प्रीलिम्स का मैंने फॉर्म भर दिया था। फिर दिसंबर 2020 में उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, तो ठीक ठाक नंबर आ रहे थे मेरे प्रीलिम्स में। मुझे लगा कि ये हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि इसका प्रीलिम्स हो रहा है तो इसी का मेंस को पहले देख लेता हूँ। फिर 2021 जुलाई में उसका मेंस हुआ और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और जीएस 1-2 और एंथ्रोपोलॉजी का मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था एक टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। तो मेंस में ठीक ठाक मार्क्स आया होगा, इसलिए मेरा सिलेक्शन, जिसका मेंस का रिजल्ट लगभग 2022 में अप्रैल में आया, काफ़ी लेट, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर जून में इंटरव्यू हुआ और 3 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आया। तो उसमें मेरा लिस्ट में मैंने नाम देखा, तो उम्मीद तो उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें मेरा नाम था और मेरा रैंक 152 था उसमें, और मुझे आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट अभी मिला है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने दादाजी, पापा, मम्मी, चाचा जी, परिवार, नानी घर में नाना नानी और मामा और समस्त गाँव वासियों को देना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते थे और हमेशा हमको मोटिवेट करते थे और ये बोलते थे कि ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन ज़रूर करेगा, और हमेशा मेरे बारे में पॉजिटिव ही सोचते थे हर कोई। और दादाजी तो पैसा इंतजाम करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। हम लोग किसान फैमिली से डिपेंड करते हैं और आप जानते ही हैं बिहार के किसान का क्या हाल रहता है। कभी भी हाथ पे पैसा नहीं रहता है, कभी भी कोई अगर बड़ा अमाउंट का ज़रूरत पड़ा, जैसे मेरा सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन हुआ था, तो एक बार में ही फ़ी वहाँ मांगा जाता है
और फिर बाद में फिर 2 इंस्टॉलमेंट में। तो बड़ा अमाउंट ही होता है सैनिक स्कूल्स का। तो कभी भी किसान के हाथ में बड़ा मतलब अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता है, सेविंग्स नहीं होता है। तो उसके लिए हमेशा या तो अनाज बेच के तो नहीं हो पाता है उतना पैसा। अगर 10 बोरी अनाज लीजिए तो आपको मिलेगा 5,000। तो आपको 5,000 का वैल्यू बाहर में क्या है, कैसे खर्च हो जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन किसान के लिए बड़ा अमाउंट होता है। तो हमेशा बड़ा अमाउंट के लिए या तो कर्ज ही लेना पड़ता था या फिर ज़मीन बेच के या जैसे भी हो वो मैनेज करते थे। और बस यही हमको बोलते थे कि तुम अपना पढ़ाई करो और बाकी हम लोग देखेंगे, तुमको अपना काम करना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे भी रहें तुम पढ़ाई करो, तुमको इस सब का टेंशन नहीं लेना। और पापा भी पैसा मैनेज करके देने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। और हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा अकाउंट बैलेंस बना रहेगा, मतलब जितना हम मांगते थे उससे ज़्यादा ही हमको मिलता था। क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे कि अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा तो तुम्हारा मनोबल कभी ये नहीं लगेगा कि पैसा नहीं है, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। इसलिए जितना हम मांगते थे 5 दिन पहले बता देते थे, उससे ज़्यादा ही कुछ पैसा हमेशा भेजा जाता था। और मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का श्रेय पापा को ही जाता है। क्योंकि बचपन से ही, मतलब जब मेरा उम्र 5-6 साल था उस टाइम से ही हमको अपने पास बैठ कर के पढ़ाई OA से लेके सब कुछ क्लास 10 तक, खास करके मैथ्स का और साइंस का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग कराने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि वो बहुत मेरे साथ स्ट्रिक्ट रहते थे और होमवर्क देते थे। और मैं जब होमवर्क नहीं करता था तो मुझे मार भी पड़ती थी और डांट भी पड़ती थी। तो बचपन से ही मुझे पापा से बहुत डर लगता था। वो ऐसा मेरे साथ रहते ही थे जानबूझ करके। अंदर से तो सॉफ्ट ही होंगे लेकिन बाहर से हमेशा ये स्ट्रिक्टली पेश आते थे। तो मुझे बहुत डर लगता था। तो इस डर के कारण मैं उनका एक बात सुन लेता था और एक भी बात नहीं काटता था। तो और सारा होमवर्क कर लेता था। तो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक लगभग बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि अपने बगल में बैठा के वो हमको पढ़ाए और एक चीज़ देखे, मतलब OA से लेके सब कुछ। तो वहाँ से मेरा बेस बना और फिर आगे हमको मतलब ईजी पड़ा पढ़ने में। जो कोई भी एस्पिरेंट्स अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ संदेश रहेगा कि देखिए, कोई भी काम करने का एक सरल तरीका होता है, एक सटीक तरीका होता है। तो वो अपने लिए आप यूट्यूब से, टॉपर से या अपने सीनियर से डिस्कस करके एक सटीक तरीका बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क के साथ फॉलो करें। आपको एक दिन सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। और कभी भी निराश ना होएं, कभी भी ओवर स्ट्रेस्ड ना होएं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसीलिए आप हार्डवर्क करते रहें एक सही स्ट्रेटजी के साथ। तो एक बार में या नहीं तो 2 बार या 3 बार में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कोचिंग में पढ़ाएं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप जितना हो सकता है उतना मैनेज करें। कर्ज भी लेना पड़े तो लीजिए। क्योंकि बच्चे का एक बार अगर उम्र निकल जाएगा तो वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। फिर बाद में आप कितना भी खर्च कर लीजिए उस पर, वो फिर अच्छा पोस्टिंग, अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए समय के साथ एक बच्चे को कोचिंग, स्कूल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे का क्या है, वो तो आप अभी कर्ज लिए हैं, जब उसका जॉब लगेगा या वो आप बाद में भी डिपॉजिट बना सकते हैं। जब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद भी डिपॉजिट बना सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना बचपन से बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एजुकेशन मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इसमें बच्चे के जॉब लगने के बाद तो सैलरी तो है ही, साथ में संस्कार भी बनता है। हर जगह वो अच्छे से बिहेव भी करता है और एक अच्छा सिटीजन भी बनता है। तो नेशन बिल्डिंग में भी ये काम आएगा। इसीलिए एक अच्छे को समय से शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है।